Hi, you guys. Welcome to my channel. Okay, so before we begin with the chapter, I'd like to tell you guys that I am a student too, and I was someone who chose humanities, right? So it is not that you are given humanities, you choose humanities also for yourself, depending upon your interests. We are no longer living in that era where your capabilities dictate your stream. It should rather be your interests dictating your stream and then your future career choices. So, one problem that I faced all through my 11th and 12th was that I used to find good teachers on YouTube who could explain things easily to me, but unfortunately, we don't have as good YouTube channels and online sources for humanities, particularly, and which is why I took the initiative. And I hope you guys enjoy my videos, understand through them, and let's make learning easier for you guys. So, let's begin. Now, this chapter is about the Harappan civilization. सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। अब आप सभी ने अनसिविलाइज्ड वर्ड सुना होगा। अब हम यूजुअली अनसिविलाइज्ड किसे बोलते हैं? Now, this is nowhere my personal belief, but it is a notion that we shouldn't be having. तो अनसिविलाइज्ड जो है, हम बेसिकली जो बारबेरियन लोग हैं, बारबेरियन सोसाइटी है, हंटर गैदरर्स की सोसाइटी है, जो हमारे अभी जो करंटली हमारे लिविंग वेज हैं, वेज ऑफ लिविंग हैं, उससे अलग हम अगर कुछ भी देखते हैं तो हम आज क्या करते हैं, उसे अनसिविलाइज्ड बोल देते हैं। तो सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब ह्यूमन सोसाइटी एडवांस करती है और सिटीज का डेवलपमेंट होता है, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, रिलीजियस, हर तरीके से जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसे एक सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था, विच इंक्लूडेड पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरियाज एज वेल, उसे इंक्लूड करते हुए जिस एरिया में वो सिविलाइजेशन थ्राइव की, हमने उसे हरप्पन सिविलाइजेशन बोला। और क्योंकि ये इंडस रिवर के अराउंड जो है ये सिविलाइजेशन बनी, तो हमने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। जैसे कि हमने चाइना की सिविलाइजेशन को येलो रिवर सिविलाइजेशन बोला, क्योंकि वो येलो रिवर के अराउंड अराउंड जो है वो थ्राइव करती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नाइल रिवर के अराउंड थ्राइव करती है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन है, वो इंडस रिवर के अराउंड जो है वो थ्राइव करती है। अब हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे जानते हैं? यूजुअली हम किसी भी मतलब हिस्टोरिकल इवेंट या प्लेस या पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम रिटन रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं। पर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें रिटन एविडेंसेस मिले तो हैं, पर हम आज तक इनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है ये हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इस हरप्पन सिविलाइजेशन को लेकर डेवलप हुई है, वो सब आर्टिफैक्ट से जो है वो डेवलप हुई है। और जो हरप्पन सील है, जिसकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द हरप्पन सील। ये हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कहलाती है। अब आप देखेंगे कि ये जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन से बनती है, दैट इज स्टेटाइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम आप देखेंगे कि एनिमल मोटिव्स हमें दिख रहे हैं। क्या आप यहाँ एक एनिमल मोटिव देख सकते हैं, लाइक एन इम्प्रिंट ऑफ एन एनिमल हियर? एंड देन वी सी साइंस। नाउ हियर दीज आर साइंस फ्रॉम द हरप्पन स्क्रिप्ट, जो कि आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली ये लिखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, जब हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं,
तो ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम स्पैन है जो हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपके पास सिर्फ मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन है वो दी होगी, पर जो ओवरऑल हम देख रहे हैं सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन मतलब जिस सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है तो तब वे ऑफ लिविंग क्या था, फिर अर्बन सेंटर्स डेवलप करते हैं तो हमने उसे मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला। और फिर उसके बाद कैसे जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन होता है, वो अपने अंतिम फेज की तरफ जाती है तो हम इसे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। सो ये कुछ टाइमलाइंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो ओवरऑल हमने बोला कि 6000 बीसीई से 1300 बीसीई तक जो ये सिविलाइजेशन है इसका टोटल टाइम स्पैन है। और अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम स्पैन इज टिल 2600 बीसीई। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइमलाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम इस चैप्टर में मेनली मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव टूवर्ड्स डिक्लाइन। ठीक है, तो हमें काफ़ी तरीके के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं। इसमें आती है हड़प्पन पॉटरी, ब्रिक्स, सील्स, वेट्स, बीड्स, कॉपर, ब्रॉन्ज आर्टिकल्स जो कि हमें अलग अलग रीजन से मिली है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, इट एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द करंट इंडियन बाउंड्रीज एंड towards some regions of Afghanistan and Pakistan as well। और अगर हम आज की डेट में देखें तो जो मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स हैं वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आपके लिए जो ये मैप है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, to remember locations of some important mature Harappan sites. It's very important for you guys। हमें ये चैप्टर के साथ साथ पता चलेगा कि इसमें से कौन सी साइट की क्या सिग्निफिकेंस है और हमें किस साइट को किस फैक्ट के साथ एसोसिएट करके याद रखना है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर के साथ जब हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया होगा कि मेच्योर हड़प्पन से पहले एक अर्ली हड़प्पन फेज भी हुआ करता था। अब यूजुअली आप देखेंगे तो उस टाइम के अराउंड आपको कुछ डिस्टिंक्टिव पॉटरी दिख जाएगी, एग्रीकल्चर और पैस्टरलिज्म दिखेगा। ठीक है, पैस्टरलिज्म इज बेसिकली जब आप इज बेसिकली अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें आप एनिमल हस्बेंड्री करते हैं और आप देखेंगे कि जिस भी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है तो वो एग्रीकल्चर से ही होती है। साथ ही साथ आप अब देखेंगे कि सेटलमेंट्स जो थी वो यूजुअली छोटी सेटलमेंट्स थी, कोई बड़ी बिल्डिंग्स हमें अर्ली हड़प्पन फेज से तो नहीं मिली है। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर है उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। नाउ लेट्स गेट टू द ब्लू बॉक्स। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बताई जाती है कि आज तक कम से कम हम 2000 हड़प्पन साइट्स को डिस्कवर कर चुके हैं और इसमें से अधिकतर जो साइट्स हैं वो हमें इंडस और सरस्वती रिवर बेसिन्स के अराउंड मिलती हैं। जो 2/3 साइट्स हैं वो सरस्वती बेसिन के अराउंड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो रिवर बॉडीज हैं ये कितनी ज़रूरी हैं फॉर एनी सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? खाना। खाना कैसे होगा? जब प्रॉपर इरिगेशन जो है, प्रॉपर आपको वाटर की सप्लाई मिलेगी, और वो जो है वो आपको एक रिवर बॉडी से बेटर कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब इट इज़ अ स्टेबल सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, रेन्स के जो पैटर्न्स है दे आर वेरी इराटिक, बहुत इरेगुलर पैटर्न्स में बारिश होती है, तो इसीलिए रिवर इज पर्टिकुलरली अ वेरी रिलायबल ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम हमारी साइट्स हैं वो सब सरस्वती बेसिन के अराउंड सेंटर्ड है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें से हम 5 मेजर सिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। राखीगढ़ी जो कि करंटली इंडिया की सबसे बड़ी मेच्योर हड़प्पन साइट है। मोहनजोदारो जो कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। फिर हम देखेंगे हड़प्पा जो कि पहली साइट डिस्कवर करी गई थी, और ढोलावीरा और गानेरीवाला। इन सभी साइट्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो
सबसे पहले हमें जब हड़प्पन लोगों के बारे में जानना है तो बेसिकली हम यहाँ पे अलग अलग फसाड्स जानेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। तो हम सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे कि वो किस तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, क्या खाते थे। ठीक है, तो इसमें दो स्कॉलर्स की स्टडीज आपको काम आएंगी। पहले है आर्क्यो बॉटनिस्ट। बॉटनी जो है बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये बायोलॉजी की एक स्टडी है। तो यहाँ पे आप जो है आर्क्यो बॉटनिस्ट, तो यहाँ पर आप एंशियंट प्लांट रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो है हड़प्पन्स की डाइटरी प्रैक्टिसेस को इन आर्क्यो बॉटनिस्ट की स्टडी से समझ पाए हैं। जैसे कि हमें चार्ड ग्रेन्स मिली हैं, सीड्स मिली हैं, अब किसकी सीड्स मिली हैं, कौन से ग्रेन्स मिले हैं, इससे हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि वो लोग क्या डोमेस्टिकेट करते थे, क्या कल्टिवेट करते थे, क्या खाते थे। ठीक है, तो हमें कौन सी ग्रेन्स मिली है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबरिंग द नेम्स। हमें वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेसमे की ग्रेन्स जो हैं वो हमें मिली हैं हड़प्पन साइट से। मिलेट्स जो है वो हमें पर्टिकुलरली गुजरात के रीजन से मिले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है फॉर अ वन लाइनर एमसीक्यू। देन राइस के फाइंड्स जो हैं वो रिलेटिवली रेयर हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड रीजन्स में लोकेटेड हैं। तो अब क्योंकि वहाँ पर पानी की जो है वो दिक्कत थी और राइस जो है वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो जायज़ सी बात है कि राइस जो है वो हमें कम मिला है। फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ स्कॉलर्स की, तो ये हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट्स या जूओ आर्कियोलॉजिस्ट्स, जो कि हमें बताते हैं कि कौन से बोन्स मिले हैं एनिमल्स के हमें। तो हमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग के जो बोन्स हैं वो हड़प्पन साइट से मिले हैं। और क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता हो। नाउ हमें वाइल्ड स्पीशीज के भी बोन्स मिले हैं, जिसमें बोर, डियर और घड़ियाल जैसे स्पीशीज आ जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन्स इन्हें खुद से हंट करते थे या ये मीट जो है किसी हंटिंग कम्युनिटी से ऑब्टेन करते थे, इसके बारे में हमें कोई साउंड एविडेंस नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ जो फिश और फोल के बोन्स हैं वो भी हमें काफ़ी जगहों से मिले हैं। तो ये बेसिकली जो है हमें एक आइडिया देता है अबाउट देयर डाइटरी प्रैक्टिसेस, द एनिमल्स दे डोमेस्टिकेटेड और प्रोबेबली कंज्यूम्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की। तो अब हमें ये तो पता है कि एग्रीकल्चर होता था। कैसे पता है? क्योंकि हमें ग्रेन्स तो मिले हैं। अब ग्रेन्स मिले हैं तो इन्हें उगाया तो गया होगा, पर द डिफिकल्ट टास्क इज कि कैसी थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या हाथों से सीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता प्लाउड लैंड्स में? मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, हमें छोटे मोटे कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो हमें एज फैक्ट्स याद रखने हैं। तो हम देखेंगे कि सील्स, जो हमने पहला ही टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा था कि सील्स जो है वो यहाँ की सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, तो ये हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हड़प्पन लाइफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर में रिप्रेजेंटेशंस मिली हैं उससे हमें ये पता चलता है कि बुल जो थी इट वाज नोन टू द हड़प्पन पीपल, और इससे जो है हम एक आइडिया लगाते हैं कि शायद तक ऑक्सन वाज यूज्ड फॉर प्लाउइंग। ठीक है, नाउ जो टेराकोटा मॉडल्स हैं प्लाउ के, ये चोलिस्तान और बनवाली रीजन से हमें मिले हैं। दिस इज द सेकंड फैक्ट। द फर्स्ट फैक्ट इज कि हमें टेराकोटा स्कल्पचर और सील्स में जो रिप्रेजेंटेशन मिली है उससे हम ये बात समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सन जो है वो प्लाउइंग के लिए यूज़ की जाती। सेकेंड फैक्ट इज कि प्लाउ के मॉडल्स भी हमें मिले हैं। अब मॉडल्स वो कैसे बनाते होंगे? प्रॉब्ली किसी एक्चुअल प्लाउ को देखकर, या उनके दिमाग में कुछ तो स्ट्रक्चर होगा ना जिसे सोचकर उन्होंने वो मॉडल बनाया। तो अगेन फिर उसके बाद हमें क्लाउड फील्ड की एविडेंस मिली है कालीबंगन राजस्थान में। काफ़ी ज़रूरी है कि आप ये चीज़ याद रखें कि कौन सी चीज़ किस जगह पर मिली है, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग वन लाइनर कैसे भी आ सकता है, एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज फैक्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो फील्ड्स हैं दे हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स।
जिससे हम ये बता सकते हैं कि दो अलग अलग क्रॉप्स को साथ में उगाया जाता था। ठीक है। नाउ अब जब हम टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि स्टोन ब्लेड्स यूज करते थे वो, या वुडन हैंडल्स यूज करते थे, मतलब स्टोन ब्लेड्स के ऊपर जो है, मतलब नहीं सॉरी, जो वुडन हैंडल थी वो नीचे होती थी और स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा जो है, शार्प पीस ऑफ स्टोन, वो ब्लेड की तरह ऊपर होता था और उससे जो है दे यूज टू डू हार्वेस्टिंग, जो आज टूल हम देखते हैं, या वो पूरा पूरा मेटल टूल यूज करते थे, वी डोंट नो। देन जैसे कि मैंने आपसे भी बताया कि जो ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास बारिश होती नहीं है, तो इरिगेशन की ज़रूरत थी। ठीक है। तो कैनाल के ट्रेसेस जो है हमें शोरतुगाई अफगानिस्तान से मिले हैं, पंजाब सिंध से नहीं मिले। नाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर भी कैनाल्स थे, पर हो सकता है कि सिल्ट अप हो गए वो। ठीक है। या ये हो सकता है कि यहाँ पर वेल से पानी ड्रॉ किया जाता हो, तो हमें एज सच पंजाब सिंध एरिया के बारे में नहीं पता। फिर हमें वाटर रेजर्वायर्स मिले हैं ढोलावीरा के। रेजर्वायर मतलब जो पानी स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो हमें ढोलावीरा से मिला है। ना जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ का सबसे यूनिक फीचर जो है यहाँ के अर्बन सेंटर्स हैं। ठीक है। और इनमें से एक अर्बन सेंटर है मोहनजोदारो। तो अगर हम देखें तो ये ओवरऑल जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी सिटी है। ठीक है। ओवरऑल प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर हमने देखा एक पैटर्न कि जो सेटलमेंट थी वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड थी। ठीक है। एक था स्मॉलर बट हायर एंड द अदर वाज लार्जर बट लोअर। यू कैन सी हियर, यू कैन सी द सिटाडल एंड यू कैन सी द लोअर टाउन। तो सिटाडल जो था वो एक छोटा एरिया था, बट ये पर्टिकुलरली हायर प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड था, और लोअर टाउन इसके कंपैरिजन में एक बड़ा एरिया था जो कि एक लोअर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोकेटेड था। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है काफ़ी अजम्पशंस लगाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे ना। अब हम देखते हैं कि जो ये सिटाडल्स थे ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे लोकेटेड थे, जिसकी वजह से ये थोड़े हाइटेड थे। अगेन ये वॉल्ड स्ट्रक्चर्स थे, मतलब इनके आजू बाजू वॉल्स थे, जिसका ये मतलब था कि इन्हें लोअर टाउन से सेपरेट करके रखा गया था। लोअर टाउन्स भी वॉल्ड थे, और यहाँ पर भी काफ़ी बिल्डिंग्स जो थी वो प्लेटफॉर्म्स पर बनाई गई थी। ठीक है। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर लेबर को मोबिलाइज किया गया होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी ये स्ट्रक्चर है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है। तो मतलब पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया और उसके बाद जितनी भी बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिक्स कर दी गई। तो अगेन ये एक एविडेंस है कि कैसे इन लोगों ने जो है प्लान किया ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग का एक और साइन है, दैट इज ब्रिक्स। हम देखते हैं कि ब्रिक्स दो तरीके के होते थे, सन ड्राइड ब्रिक्स जिन्हें धूप में सुखाया जाता, और कुछ थे बेक्ड ब्रिक्स। दोनों ही ब्रिक्स जो थे ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो के ब्रिक्स थे। ठीक है। जहाँ पर जो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ थी इट वाज 4 टाइम्स, लेंथ वाज 4 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ वाज 2 टाइम्स द हाइट। तो मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो था लेंथ और ब्रेथ का इन ब्रिक्स का। ठीक है। अब आपने लास्ट ईयर 11th में जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सैनिटरी प्रैक्टिसेस कुछ खास थे नहीं, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कुछ खास था नहीं। एंड यू सी द वेरी ऑपोजिट हियर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे एक प्रॉपरली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम जो था इट एग्जिस्टेड। ठीक है। तो ये जो रोड्स और स्ट्रीट्स थे दे वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, एंड दे वुड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते। अब हम ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि ड्रेन्स जो थी उन्हें पहले लेआउट कर दिया गया और इसके बाद हाउसेस बनाए गए। तो पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर उसके बाद उस पर आपने ड्रेन्स ले कर दी,
फिर उसके बाद जो है अपने हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है। फिर अब क्योंकि डोमेस्टिक वाटर जो है, वेस्ट वाटर, उसे स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट करना होता, तो हर घर की जो एक दीवार थी उसे स्ट्रीट को फेस करना होता, जहां से जो उस घर की ड्रेन थी वो कनेक्ट करी जाती थी स्ट्रीट से। If I'm being very slow, you can watch my video at 1.5x maybe, क्योंकि मैं खुद जो है बहुत धीरे बोलती हूँ, it is my natural way of speaking and yes, so मैं खुद videos 2x पे देखती हूँ by the way. So now एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कई जगहों पर जहाँ पर सिटाडल, जो हमने स्ट्रक्चर देखा कि ये छोटा स्ट्रक्चर होता था बट ये थोड़ा हाइटेड स्ट्रक्चर होता था और ये वॉल्ड होता था, तो ये वॉल जो थी ये कई जगहों पर नहीं थी, जैसे कि लोथल। ठीक है, लोथल एक साइट है, हरप्पन साइट है गुजरात में। यहाँ पर जो सिटाडल था वो वॉल्ड तो नहीं था, बट अगेन इट वाज बिल्ट एट अ हाइट। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंसेस को मार्क किया जाता बिटवीन द सिटाडल एंड द लोअर टाउन। ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो हम देखते हैं कि जो लोअर टाउन है मोहनजोदारो का, वो हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की एक काफ़ी एग्जेम्पलरी एविडेंस प्रोवाइड करता है। नाउ कहाँ से मिलती है हमें ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल्स? तो लोअर टाउन से मिलते हैं। नाउ अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो कोर्टयार्ड था ना, सपोज आई एम बैड एट ड्राइंग और प्लस इसके साथ इट्स वेरी इनकन्वीनियंट टू ड्रॉ, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो सपोज ये कोर्टयार्ड है और इसके आजू बाजू जो है वो रूम्स हैं। ठीक है, देयर आर रूम्स अराउंड दिस कोर्टयार्ड। देयर इज अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर जहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती हैं, कुकिंग से लेके वीविंग तक, एंड इसके आजू बाजू देयर आर रूम्स। ठीक है। नाउ वी सी कि देयर इज दिस कंसर्न फॉर प्रिवेसी दैट इज देयर। मतलब कि जो रूम्स ग्राउंड लेवल पर बनाए गए हैं, यहाँ पर कोई भी विंडो जो है वो नहीं बनाया जाता, किसी भी तरीके का विंडो नहीं बनाया जाता, क्योंकि विंडो से क्या होगा कि आपको उस रूम का एक व्यू मिलता। ठीक है। सो नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन कि आप जो है ये बता सकते हो कि द हरप्पन्स हैड अ कंसर्न फॉर प्रिवेसी। ये आप किन एविडेंसेस से जो है इलैबोरेट या इलूसिडेट कर सकते हो? तो आपको यही फैक्ट बताने हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर में जो रूम्स थे वहां पर जो है किसी भी तरीके का विंडो नहीं दिखता। अब मान लीजिए ये मेन एंट्रेंस है, तो मेन एंट्रेंस से आपको कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं दिखता था। ठीक है, मतलब वो ऐसे डिजाइन करते थे। नाउ हर घर के अपना खुद का एक बाथरूम हुआ करता। ठीक है, विच वॉज पेव्ड विथ ब्रिक्स, और अगेन उसे स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट किया जाता। नाउ कई घरों में हमें स्टेयर केसेस मिले हैं, मतलब रिमेन्स मिले हैं स्टेयर केसेस के, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद एक सेकेंड स्टोरी या रूफ उस घर के ऊपर होगी। ठीक है, कई घरों में वेल हुआ करता, और ये जो वेल था इसे इंश्योर किया जाता कि ये थोड़ा बाहर लोकेटेड हो, मतलब बाहर साइड, कि इसे आउटसाइडर्स भी यूज कर सके विदाउट इंट्रूडिंग इनटू द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट हाउस। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो करीब करीब 700 वेल्स जो है वो हमें मोहनजोदारो से मिली है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिटाडल, तो देखो ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, पर जिस तरीके के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि लोअर टाउन से आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिल रही हैं और सिटाडल से आपको स्पेशल पब्लिक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो इससे हम एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, बट ये बात हम समझ सकते हैं कि शायद सिटाडल वाज मेंट फॉर लाइक सम ऑफ द एलीट सेक्शन ऑफ द पीपल, और लोअर टाउन जो था शायद इट वाज फॉर द कॉमन पीपल। वी डोंट नो येट, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, तो सिटाडल से हमें दो मेन स्ट्रक्चर्स मिले। एक हमें बड़ा सा वेयर हाउस मिला है जिसके ब्रिक पोर्शंस, जो कि नीचे, मतलब अब देखो इसके नीचे जो है ये ब्रिक से बना था और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर था इट वाज मेड अप ऑफ वुड। तो अब विथ टाइम जो वुड है वो तो डीके हो गया, बट अभी जो बचता है दैट इज द ब्रिक स्ट्रक्चर दैट इज देयर। ठीक है, नाउ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 दैट इज वेयर हाउस। इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि ये सिटाडल से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। इसके जो लोअर ब्रिक पोर्शंस हैं वो बचे हुए हैं, जो ऊपर का वुड से बना था वो डीके हो चुका है। The next structure is Great Bath. It is a very, very important structure.
तो ये एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके आजू बाजू जो है कॉरिडोर है, एंड इसके चारों साइड जो है देयर इज अ कॉरिडोर। फिर उसके बाद इसके नॉर्थ और साउथ में जो है सीढ़ियाँ हैं, एंड दीज स्टेप्स दे आर मेड वाटर टाइट, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर पानी था इस रेक्टेंगुलर, ये एक टैंक था, तो अब इन सीढ़ियों को वाटर टाइट करने के लिए मोर्टार ऑफ जिप्सम यूज किया गया। इसके अराउंड 3 साइड्स में जो है देयर वर रूम्स। एक रूम में देयर वाज अ लार्ज वेल, और जो पूरी टैंक से पानी था वो एक बड़ी सी ड्रेन में फ्लो करता। नाउ अगेन ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड आपको पॉइंट्स हियर एंड देयर मिल जाएंगे, सो यू शुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स में आए तो, बिकॉज इनने देखो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ड्रेनेज से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, साथ में नहीं दिया हुआ है, साथ में इनने कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बट देन यू हैव टू रिलेट फ्रॉम दिस पॉइंट। लाइक यहाँ पर जैसे ग्रेट बाथ में भी जो है एक बड़े से ड्रेन में पानी फ्लो करता, एंड देन नॉर्थ में देर इज दिस स्मॉल लेन, और उस लेन के पार देर वॉज अ बिल्डिंग जहाँ पर हमने 8 बाथरूम्स आइडेंटिफाई किए हैं। देर इज अ कॉरिडोर इन बिटवीन, 4 बाथरूम्स इधर और 4 बाथरूम्स ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉरिडोर। नाउ अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है, मतलब यूनिक इन द सेंस कि हमें पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जितने स्ट्रक्चर्स मिले उसमें काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है ये, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये हमें मिलता है सिटाडल, ठीक है, सिटाडल एरिया जहाँ से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो हम जो है इसे एज अ रेगुलर टैंक नहीं देखते, और हम ये अजम्पशन लगाते हैं कि शायद ये किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज़ किया जाता हो, लाइक प्रॉबली बाय द एलीट पीपल लिविंग देयर इन द हड़प्पन सोसाइटी। Now the last and the final topic of this video is tracking social differences. Now it's very very important, ठीक है, कि अगर कोई सोसाइटी है तो वहाँ पर जो है अमीर गरीब का डिफरेंस इज बाउंड टू बी देयर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेस टू रिसोर्सेज या पॉलिटिकल पावर या प्रिविलेज। तो अब हम इन डिफरेंसेस को कैसे ट्रैक करते हैं? तो वन इज थ्रू बरियल्स। तो हम देखते हैं कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वहाँ पे हमें कितने इलेबोरेट बरियल्स और टूम्स मिलते हैं वहाँ के फैरोज के, तो हम जैसे बता पाते हैं कि इनकी जो टूम्ब है इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उस हिसाब से हम उनकी वेल्थ बता सकते हैं, उनकी पोजीशन बता सकते हैं सोसाइटी में। वैसा कुछ हमें हड़प्पा में नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पन सोसाइटी में जो डेड थे दे वर जनरली लेड इन पिट्स, मतलब सिर्फ गड्ढे खोद दिए जाते थे। नाउ कई बार देयर वाज दिस कि जो गड्ढा है उसे ब्रिक लाइन कर दिया गया, मतलब आजू बाजू उस गड्ढे के ब्रिक्स लाइन कर दी गई। इससे ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं देखने को मिले, या तो नॉर्मल सिंपल सी पिट है या तो बरियल पिट के अराउंड जो है ब्रिक्स लाइंड अप किए गए हैं, एंड दैट इज इट। कई जगहों पर हमें इन ग्रेव्स में पॉटरी या ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि एक बिलीफ इंडिकेट करते हैं कि शायद क्योंकि इनने पॉटरी या ऑर्नामेंट्स डेड के साथ बरी किए हैं तो शायद ये भी जो है इजिप्शियंस की तरह आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हों। वी डोंट नो येट, ठीक है। ज्वेलरी हमें मिली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन की ग्रेव से ज्वेलरी मिली है, मेन और विमेन दोनों के ही जो बरियल्स थे वहाँ से हमें ज्वेलरी मिली है। बट ऑन दी होल अगर हम देखें तो हमें इतने एक्सटेंसिव एविडेंसेस नहीं मिले कि हम ये कंक्लूड कर पाए विदाउट एनी डाउट कि जो हड़प्पन्स थे दे बिलीव्ड इन burying precious things with the dead. एज अ होल इट अपीयर्ड कि उनका एज सच कोई बिलीफ नहीं था। Now, another way of identifying social differences is कि आप जो है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करो, ठीक है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट जो है आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज यूटिलिटेरियन एंड द अदर इज लग्जरी। यूटिलिटेरियन इज बेसिकली जो आपकी यूटिलिटी में डेली यूज का कुछ हो, एंड लग्जरी इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर वेल्थ एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। तो बेसिकली जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन बी इजिली मेड, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हैं और फेयरली ये थ्रू आउट द सेटलमेंट हमें हियर एंड देयर मिल जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पॉटरी है, नीडल्स हैं, फ्लैश रबर्स हैं, बॉडी स्क्रबर्स, क्वर्न्स, ये सब जो है ये आपको फेयरली थ्रू आउट द सेटलमेंट मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये ऑर्डिनरी मटेरियल से बने, कुछ खास मटेरियल से नहीं बने।
नाउ किन चीज़ों को इन्होंने लग्जरी बोला? तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेयर मटेरियल से बना हो, या किसी कॉस्टली चीज़ से बना हो, किसी नॉन लोकल मटेरियल से बना हो, या किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हो, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को बोला कि हाँ ये लग्जरी हो सकती है ना। जैसे कि हमें जो फाइंस के पॉट्स हैं, फाइंस को बनाने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है ग्राउंड सैंड या सिलिका को मिक्स किया जाता गम से एंड देन इट वाज फायर्ड। नाउ क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट टू मेक, तो इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रेशियस या एक तरीके की लग्जरी कंसिडर की। नाउ सिचुएशन जो है ये कॉम्प्लिकेट तब हो जाती है कि जब हमें डेली यूज के आर्टिकल्स, अब मान लो आपको कोई पॉटरी जो है वो गोल्ड से बनी मिल जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे? विल यू कॉल इट यूटिलिटेरियन और विल यू कॉल इट अ लग्जरी? क्योंकि यहाँ पर जो आपने डेफिनेशन दी थी यूटिलिटेरियन और लग्जरीज की, वो तो मिक्स हो जाती है। नाउ अगर आप यूज के बेसिस पे देखो तो हाँ जी ये डेली यूज का ऑब्जेक्ट है, पर आप लग्जरी के जो आप इसके मटेरियल यूज के बेसिस पे देखो तो अगेन इट वाज अ रेयर मटेरियल। तो वही चीज़ जो है इसे कॉम्प्लिकेट कर देती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्पिंडल वॉल का। तो हम देखते हैं कि स्पिंडल वॉल्स कभी कभी ऐसे फाइन्स जैसे रेयर मटेरियल से बने होते, तो मैंने क्या बोले, हम यूटिलिटेरियन बोले या लग्जरी बोले? नाउ देन वी हैव कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का, जिन्हें हमने लग्जरीज बोला, ये यूजुअली हमें लार्ज सेटलमेंट्स के आसपास जैसे मोहनजोदारो या हड़प्पा में मिलता है, स्मॉलर सेटलमेंट्स में काफ़ी रेयरली मिलता है। ठीक है। देन जो फाइन्स के पॉट्स थे, their use was like mainly as perfume bottles, ऐसा हम assume करते हैं। ठीक है। फिर अगेन गोल्ड के जो फाइंड्स थे दे वर रिलेटिवली रेयर, और ये जो है हमें होर्ड से मिला है। होर्ड्स इज बेसिकली कि जब जो लोग हैं वो किसी चीज़ को प्रेशियस कंसिडर करते हैं तो उसे छुपा के अपने पास रख लेते हैं, एंड नाउ अगर ओरिजिनल ओनर जो है उसे रिट्रीव ना करे तो फिर वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो गोल्ड है वो ऐसे सर्कमस्टांसिस में ही मिला है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि gold was probably precious for them. So we'll continue in the next video. Thank you.